इस प्रकार क्या हुआ, विवेचना की अपन ने और अपन ने देखा कि अपने 5 प्रकार के दंड हैं, जो 6 प्रकार के थे अब 5 प्रकार के रह गए हैं। तो दंड के लिए निम्नलिखित बातें होना आवश्यक हैं। वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। दंड विधि के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दिया जाता है। दंड किसके लिए दिया जाएगा? किसी अपराध के लिए दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, दंड किसके लिए दिया जाएगा? अपराध के लिए दिया जाएगा। दूसरी बात हुई कि दंड न्याय व्यवस्था के अधीन राज्य द्वारा अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा प्रशासित होता है। मतलब कौन करेगा दंड देने की व्यवस्था? कौन करेगा? जो प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर्स हैं वो करेंगे। ऐसा नहीं कि कहते हैं ना कि आपने अपने हाथ में लॉ क्यों ले लिया भैया? आपको मारने का अधिकार थोड़ी था, आपको पीटने का अधिकार थोड़ी था, आपको पकड़ने का अधिकार थोड़ी था। तो आपको अधिकार नहीं है मारने पीटने का, बदला लेने का। तो कौन करेगा? उन्होंने कहा प्राधिकारी करेंगे। कौन प्राधिकारी करेंगे? जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, जिनको इस हेतु अधिकृत किया गया है, जिसको हम कहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट। वो क्या करेंगे? पकड़ने का काम करेंगे। और पकड़ने के बाद मारने पीटने का काम उनको भी नहीं करना है। उसके बाद न्यायालय है, न्यायालय में आप जाके अपनी उनकी बात आगे रखेंगे, तो फिर न्यायालय पनिश करेगा। तब ये 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। मृत्युदंड लिखा है, आजीवन कारावास लिखा है ना? कारावास 2 वादी का, इसमें कठिन कारावास है और सादा कारावास है। संपत्ति का संपूर्ण लिखा है, जुर्माना लिखा है। दंड में ऐसे परिणामों का समावेश होना चाहिए जो दुखदायी या असुखकारी हो। भाई सीधी बात है, दंड जब मिलेगा व्यक्ति को, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म दंड मिले, मतलब उसको सिर्फ पकड़ के कोठरी में बंद कर दिया गया है पुलिस वालों के द्वारा, कोतवाली में भी बंद है, अभी उसको मामला चल रहा है, जेल नहीं भेजा गया, तो भी क्या मुझे बताओ, क्या वो दंड सुखदायी है? कोई भी दंड सुखदायी लग रहा है तुम्हें कहीं से? कैपिटल पनिशमेंट इसमें मृत्युदंड हो जाता है, सुखदायी है क्या? आजीवन कारावास हो गया, व्यक्ति जीवन भर उसमें रहेगा जेल में, क्या सुखदायी है? साधारण कारावास भी मिला है मान लो, तो क्या सुखदायी है? कठोर कारावास तो सुखदायी है ही नहीं है। किसी की संपत्ति छीन लो, क्या सुखदायी होगा? जुर्माना उस पर हो गया, क्या सुखदायी है? नहीं है। जिसका पैसा जाता है उससे पूछो, जिसको बंद कर दिया उससे पूछो, छीन ली उससे पूछो। जैसे कहते हैं ना, जिसकी आंख चली गई किसी की, या किसी के पास आंख नहीं है, उससे पूछो जिसके पास आंख नहीं है और जिसकी चली गई है, वो बताएगा क्या महत्व है एक आंख का। तो अपराध के परिणाम स्वरूप क्या मिलना चाहिए? दुखदायी असुखकारी दंड की व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता पड़ा उसने कोई अपराध किया है तो बढ़िया जेल भेज दिया गया, वहां एसी की व्यवस्था है, डल्लप के गद्दे बिछे हुए हैं, पंखे कूलर लगे हैं, बढ़िया 5 स्टार जैसी सारी व्यवस्था है वहां पे। क्या दुखदायी होगा? असुखकारी होना चाहिए और दुखदायी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। और ये किसके बदले दिया जाना चाहिए? जो उसने अपराध किया है उसके परिणाम स्वरूप उसको दिया जाना चाहिए। अच्छा, दंड जो है उसका प्रभाव जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे पड़ता है? समाज पे पड़ता है। भाई कोई क्राइम हुआ तो उसका इफेक्ट सब पे पड़ेगा कि नहीं? भाई सड़क से एक लड़की जा रही है, उसको पीछे से किसी ने छेड़ा या गाली दी या उसको पकड़ के उठा के ले गए, सोचो जरा, बाकी सब पूरे परिवारों पे, समाज पे उस खबर का क्या असर पड़ने वाला है? बताओ मुझे। ये असर पड़ेगा ना कि लोग अपनी लड़कियों को घर से निकलने में डरेंगे कि भाई ये तो क्या गुंडा राज चल रहा है यहाँ पे, तो भाई घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तो एक सामान्य व्यक्ति, सीधा साधा आदमी, एक टीचर सड़क से जा रहा है, उसके लिए 4 गुंडे पकड़ के पीट देते हैं, कूट देते हैं, वो बेचारा सड़क पे पड़ा है, लोग उसको उठा नहीं रहे डर के मारे। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? कि समाज में सभ्य लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उनकी यदि उनकी कोई संपत्ति अर्जित कर ली है तो उसको छीन लिया है, मतलब समाज में अराजकता फैल गई है, लोग लुटेरे हो गए हैं। जैसा कि इस समय कोविड के समय हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ गई है, रोजगार खत्म हो गए हैं, लोगों के पैसा नहीं है तो लोगों को लूट रहे हैं। हाईवे पे कहते हैं कि अकेले कार से मत जाओ, 3-4 कारें एक साथ काफिला बना के जाओ। यदि कोई आपको फोन करके रोके भी, आपका नंबर ट्रेस कर ले, आपका डिटेल निकाल के आपको फोन करे, तो भी रुको मत। क्यों? क्योंकि माहौल बिगड़ गया है। तो इसका इफेक्ट पूरे समाज में पड़ रहा है कि नहीं? आज मान लो फिर से कोई बीमारी आ रही है या डेल्टा प्लस आ रही है या कोई आ रही है, तो इसका इफेक्ट सबके घर में पड़ रहा है कि नहीं? कोविड आई तो इसका इफेक्ट सबको पड़ा कि नहीं पड़ा ना? ऐसे ही अपराध है, इसका प्रभाव है पूरे समाज पे पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि समाज से जुड़े हुए हम लोग हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, और समाज के एक प्राणी को या घर का एक प्राणी यदि बीमार है तो घर में माहौल कैसा हो जाता है? दुख वाला, परेशानी वाला, कष्ट वाला हो जाता है। और घर में सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं, बढ़िया चाय पीते हैं, सब बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, सब बैठ के खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या कोई भी खेल खेल रहे हैं, अपने अपने व्यवसाय धंधे को कर रहे हैं, सब खुश हैं। लेकिन उसमें कोई एक बीमार है तो सब उतने खुश रह पाते हैं क्या? तो ऐसी समाज है और समाज के हम प्राणी हैं, और समाज में अपराध हो रहा है तो उसका इफेक्ट पूरे समाज पर पड़ने वाला है। भाई वो देश बड़ी प्रोग्रेस करते हैं, चाहे वो जापान जैसे छोटे देश भी हों, जहां पे सब एकजुट होके एक साथ काम कर रहे हैं। बड़े देश पिछड़ सकते हैं। जापान सोचो रहा है, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम विस्फोट हुए थे, परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने, वहां के वो दोनों क्षेत्र आज तक वहां पे नपुंसक पैदा होती हैं संतानें, तो जो भूमि है अनुपजाई हो गई है। लेकिन उनने इतनी मेहनत की, उसने साइंस
साइंस में इतनी प्रगति की कि आज बहुत अच्छी पोजीशन पे है विश्व में, जापान टेक्नोलॉजी में, और बहुत आगे प्रोग्रेस की। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने अपने लोगों पे काम किया, अपने लोगों को व्यवस्थित रखा, सुख शांति वाली व्यवस्था की। अपराध लोग नहीं करते हैं, लोगों को देश प्रेम है, लोग देश से प्रेम करते हैं और देश के लिए काम करते हैं। तो बात चल रही है कि ये सब चीजें होना चाहिए। क्या क्या? अपराध के लिए दंड दिया जाना चाहिए, अपराध किया गया हो तो दंड दिया जाना चाहिए, और प्राधिकारी दंड की व्यवस्था करेगा। उसमें जो दंड है वो कैसा होना चाहिए? दुखदायी होना चाहिए, सुखकारी नहीं होना चाहिए, और इसका इफेक्ट समाज पे पड़ता है। अब हम देख लेते हैं दंड के सिद्धांतों को। पहले हम देख लेते हैं दंड के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट। दंड दिए जाने के संबंध में विभिन्न समयों पर समाजों में भिन्न भिन्न सिद्धांत विकसित और प्रचलित होते रहे हैं। दंड देने का उद्देश्य समाज के उन तत्वों को सजा दिलाना है जो समाज में अशांति, अव्यवस्था और अन्याय को जन्म देते। अपकार होगा, अपकार, न्यूसेंस, मतलब न्यूसेंस करने वालों को यातनाएं देना ही दंड का उद्देश्य है। इसमें अपराधी को शारीरिक व मानसिक कष्ट दिया जाता है। सामान्यतः दंड के निम्नलिखित 4 सिद्धांत हैं। डिटरेंट थ्योरी, निवारणार्थ सिद्धांत। सेकंड है प्रिवेंटिव थ्योरी, निरोधक दंड सिद्धांत। थर्ड है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, प्रतिकारात्मक सिद्धांत। फोर्थ है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सुधारात्मक सिद्धांत। ये 4 सिद्धांतों पे अपना दंड काम करता है। लोगों को अपराध करने से रोकना है। यदि किसी ने अपराध किया है तो उसे दंड भी ऐसा दिया जाना चाहिए जिससे वह अपराध करने का पुनः साहस न कर सके। मतलब एक आदर्श दंड उसको दिया जाए ताकि लोगों को नजीर हो जाए कि यदि ऐसा अपराध किया तो ऐसा दंड मिलेगा, उससे उनको डर लगेगा और वो ऐसा अपराध नहीं करेंगे। अपराधी के लिए अपराध करने का अवश्य बुरा परिणाम होना चाहिए। दुर्जनों को दंड दूसरों के लिए अवरोध का कार्य करता है। भाई कहना है भाई दुष्टों को दंड दिया जा रहा है तो दूसरों को अवरोध का काम करेगा, दूसरों से सीखेंगे कि भाई ऐसा अपराध किया तो ऐसा दंड मिलेगा। और इसी कारण पहले प्राचीन काल में जो दंड दिए जाते थे वो सार्वजनिक प्लेस पर दिए जाते थे ताकि लोगों को ये सूचित हो सके कि इस तरह का अपराध करने से ऐसा दंड मिलता है। पर यह सिद्धांत जो है पूर्ण रूपेण सही नहीं है, क्योंकि कठोर अपराधी दंड की कठोरता का अभ्यस्त हो जाता है और उसे दंड अपराध करने से नहीं रोक सकते। ठीक है ना भाई, उसको हमने दंड दिया, लेकिन जो अभ्यस्त अपराधी है, आदतन अपराधी है, उसको कहता है ठीक है यार 100 कोड़े पड़ेंगे पड़ जाएं, थोड़ा सा मारेंगे पीटेंगे चलेगा, तो वो अभ्यासी हो गया है, अभ्यास हो गया उसको, तो उस पर उसका इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि पुराने जमाने में फांसी की सजा दे देते थे जेब कतरी पे, और जेब कतरी कर हो और उसके लिए फांसी की सजा वो भी सार्वजनिक रूप से दी जा रही है, उस भीड़ में भी जेब कतरी हो जाती थी। तो उसका इफेक्ट देख लो कितना हो रहा है। भाई पकड़े जाएंगे तब तो होगी फांसी की सजा, ये दिमाग में रहता था उनके, हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो ये है डिटरेंट थ्योरी, जो क्या करती है दंड की मात्रा के आधार पर अपराध को रोकना चाहती है। दूसरी कौन सी है? निरोधात्मक दंड सिद्धांत है, ये प्रिवेंटिव थ्योरी है। इस सिद्धांत का उद्देश्य है अपराधियों को कारावास, मृत्युदंड तथा निर्वासन का दंड देकर उसको पुनः अपराध करने से रोकना है। यहाँ पे इस उद्देश्य के अंतर्गत जो प्रिवेंटिव थ्योरी है इसके अंतर्गत वो कैसे रोकेंगे? वो कह रहे हैं हम कारावास में बंद कर देंगे, मृत्युदंड दे देंगे, या निर्वासन अब चूंकि है नहीं है लेकिन थ्योरी पुरानी है तो उसमें उसने लिखा है कि बाहर भेज दिया उसको यहाँ से दंड देके। तो अब हमने जब उसको भेज ही दिया, बंदी कर दिया या मृत्युदंड ही दे दिया तो अपराध कौन करेगा? दंड का यह रूप इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ। जो व्यक्ति एक बार जेल हो आते हैं वे उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, और सभ्यता के विकास के साथ साथ मृत्युदंड बेतुका हो गया है, क्योंकि बहुत से मामलों में हत्याएं बिना पूर्व विचार किए अचानक ही हो जाती हैं। मतलब इस थ्योरी की भी उन्होंने बुराई कर दी है। वो कह रहे हैं कि भाई निरोधात्मक सिद्धांत में यदि एक व्यक्ति एक बार जेल में चला गया तो उसको लगेगा भाई कितना बढ़िया है बाहर रहना, भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ समय के लिए रह आओ, उसके बाद फिर अपन स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं। और ऐसा व्यक्ति अभ्यासी हो जाता है। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो अभ्यासी जो चोर हो, डकैत होते हैं, ये जो जेल में बंद रहते हैं, ये वहां पे रह के भी अपना कारोबार चलाते हैं। जो नए ये धोखे से अपराधी बन के पहुंच जाते हैं और वहां जाते हैं तो उनके साथ ये बुरा व्यवहार करते हैं ताकि उनके घर वाले वहां पे पैसे इनको दें, और वो पैसे ये पुलिस वालों को और खुद के परिवारों को भेजते हैं, और वहां रह के भी अपना उद्योग धंधा चलाते रहते हैं, मार पिटाई का डर का। तो निरोधात्मक दंड सिद्धांत भी फेल हो गया। वो कहते हैं ये भी अच्छा नहीं है, इसमें भी अपराधी जो है सुधरता नहीं है, वो अभ्यासी हो जाता है। और रहा मृत्युदंड तो बेतुका है, मृत्युदंड की कोई बात नहीं करो यहाँ पे, वो कह रहे हैं। तीसरी बात होती है, तीसरा सिद्धांत तो था दंड का, वो था प्रतिकारात्मक सिद्धांत, इसको कहते हैं रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को भी उसी अंश में क्षति सहनी पड़ती थी जिस अंश में उसने अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाई थी। ये अतः कहा जा सकता है कि प्रतिकारात्मक दंड बदले की भावना से दिया जाता है। प्रतिकारात्मक मतलब प्रतीक के रूप में, भाई तुमने इतना किया है तो तुमको भी इतना मिलेगा, तुमने इतना अपराध किया है तो तुमको भी दंड इतना मिलेगा।
था, जैसे अपराध करता था उसे वैसा ही दंड दिया जाता था। और इस दंड का उद्देश्य क्या होता था? जीवन के बदले जीवन, लाइफ फॉर लाइफ, हाथ के बदले हाथ, हैंड फॉर हैंड, पांव के बदले पांव, लेग फॉर लेग, आंख के बदले आंख, आई फॉर आई, एंड दांत के बदले दांत, टीथ फॉर टीथ। मतलब जैसा तुमने अपराध किया है वैसा ही दंड आपको मिलेगा। आपने किसी का हाथ तोड़ दिया तो आपका हाथ तोड़ देंगे, आपने किसी का भाई मार दिया तो आपका भाई मार देंगे, आपने खून कर दिया तो आपका खून कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। आंख फोड़ दी किसी तो आंख फोड़ दी जाएगी आपकी, दांत तोड़ दिया तो आपका दांत तोड़ दिया जाएगा। तो ये प्रतिकारात्मक दंड था जो भी अपने आप में फेल है कि भाई इससे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी समाज में। तो उन्होंने कहा ये थ्योरी भी फेल है, तो ये तीसरा सिद्धांत भी फेल होता है। लाइफ शैल गो फॉर लाइफ, हैंड फॉर हैंड, फुट फॉर फुट, आई फॉर आई, एंड टीथ फॉर टीथ। ये दंड का एक असभ्यता पूर्ण रूप है। इसमें अपराध के कारण जानने की व्यवस्था नहीं की गई है कि अपराध क्यों किया, इस जानने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मतलब इस थ्योरी में ये बात है ही नहीं है कि अपराध क्यों किया वो जानना नहीं है, तुमने किया इसलिए तुम्हारे लिए दंड मिल जाएगा। तो यह थ्योरी भी फेल होती है। चौथा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है सुधारात्मक सिद्धांत, जो आज भी हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जिसको कहते हैं सुधारात्मक सिद्धांत। और इसके बारे में मैं आपको लंबे लंबे लेक्चर पहले भी दे चुका हूँ, आज फिर अपन थोड़ी बात करेंगे। आज के आधुनिक एवं कल्याणकारी राज्य में दंड का सुधारात्मक उद्देश्य अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। सुधारात्मक सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी को सुधार कर एक अच्छा मानव बनाना है। इसके अंतर्गत अपराधियों को कारागार में शिक्षा देना, उद्योग धंधे सिखाना आदि आता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि मानव जन्म से बुरा नहीं होता, अपितु परिस्थितियां उसे बुरा बना देती हैं। अतः अपराधियों को इन बुराइयों से दूर कर उन्हें अच्छा मानव बनाना ही सुधारात्मक दंड का उद्देश्य होना चाहिए। सुधारात्मक दंड का यह सिद्धांत उनके इस कथन पर आधारित है कि हमें अपराधी से नहीं अपराध से घृणा करनी चाहिए। अपराधों की बारीकी से छानबीन करके दंड दिया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं अनइन्वेस्टिगेटेड, जहां पे इनका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, अनइन्वेस्टिगेटेड क्रिमिनल्स आर एन एक्सपेंसिव लग्जरी। हमने उन अपराधियों पे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और उनको दंड दे दिया, तो एक ये क्या है, अपराधों की छानबीन किए बिना दंड देना एक अत्यंत महंगा मनोरंजन है। क्योंकि मनोरंजन तो आपने कर लिया है, मतलब एक से कह रहे हैं मनोरंजन तो कर लिया, लेकिन क्या अपराधी को आप समझ पाए, क्यों अपराध हुआ वो समझ पाए, अपराध के पीछे रीजन क्या था वो समझ पाए, वो समझ में आपको आया नहीं है। जब अपराध के पीछे रीजन समझ में नहीं आया तो आप अपराधी को सुधारेंगे कैसे? और अपराधी को सुधार दें यदि तो अपराध खत्म हो जाएगा अपने आप ही। तो इसलिए महात्मा गांधी भी कह रहे हैं कि अपराध को खत्म करना है, हमें अपराधी को खत्म नहीं करना। अपराधी के अंदर जो अपराध की भावना है उसको समझने की आवश्यकता है। यदि वहां पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उसको समझा जाए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्राइम, क्राइम के पीछे रीजन क्या है, तो हम उस क्राइम को, उस क्रिमिनल के अंदर से क्रिमिनलिटी को खत्म कर सकते हैं। और वो व्यक्ति यदि क्रिमिनलिटी, उसकी अपराधिकता, अपराध भावना खत्म हो जाए तो वो व्यक्ति भी सामान्य मानव बन जाएगा, और सामान्य मानव बन जाएगा तो वो समाज की मुख्य धारा में आ जाएगा। और ये थ्योरी भारतीय दंड विधि में आज भी स्थित है। तो उसी के अंतर्गत आपका जुर्माना है, उसी के अंतर्गत आपका संपत्ति का संपहरण है, उसी के अंतर्गत आपका साधारण और कठोर कारावास है, उसी के अंतर्गत आपका एकांत परिरोध है, और उसी के अंतर्गत तो आपका मृत्यु दंड भी है। सुधारात्मक जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है उसके अंतर्गत आपका मृत्यु दंड भी आता है। ये सारी की सारी थ्योरी हमारे यहाँ जो अपने सारे सिद्धांत है पांचों, वो किस पे काम करते हैं? रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे काम करते हैं। कैसे करेंगे रिफॉर्मेटिव थ्योरी, कैसे काम करेगी? भाई साधारण कारावास दिया व्यक्ति को, क्योंकि उसने ऐसा अपराध किया था, साधारण अपराध किया था, तो उसको साधारण कारावास देके उसके चरित्र को सुधारने की जाती है। वहाँ शिक्षा दी जा रही है, वहाँ पे बुनाई, कढ़ाई, सिकाई, जो अपने घरेलू उद्योग हैं या अन्य चीजें उनको सिखाई जाती हैं। इनके द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उसका पैसा साधारण मजदूरी के हिसाब से उनके अकाउंट में या कलेक्शन करके रखा जाता है। जब वो उस जेल से मुक्त होते हैं तो वो पैसा उनको दिया जाता है। भाई इस पैसे का उपयोग करके आप कोई उद्योग धंधा, कोई बिजनेस, कोई व्यवसाय करेंगे, ताकि आपको कोई फालतू के चोरी, डकैती, लूट, खसोटी या ऐसे तुच्छे पुच्छे काम जो अपराध की श्रेणी में आते हैं वो नहीं करने पड़े। तो वहां से ही वो उनको आत्मनिर्भर बनना सिखाते हैं। मतलब वो जो जेल भी है, जो पोस्टल गृह भी है, वहां पे भी वो क्या कर रहे हैं? लोगों को पैरों पे खड़ा होना सिखा रहे हैं। दंड का आदर्श सिद्धांत, आइडल थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। समय परिवर्तन के साथ साथ किसी एक दंड के सिद्धांत को अपनाना उचित नहीं कहा जा सकता। अपराध की प्रकृति, घटना की परिस्थिति, नेचर ऑफ
क्राइम, घटना, क्या इंसिडेंट हुआ, इस घटना की परिस्थिति माने सर्कमस्टेंसेस ऑफ इंसिडेंट, क्या परिस्थितियां रहीं कि वो घटना घटी। अपराधी का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ क्रिमिनल, कि उसका चरित्र है कैसा, आदि का ध्यान रखते हुए यदि अपराधी को दंडित किया जाता है और दंड का उद्देश्य उसे सुधारने के साथ साथ अन्य लोगों में अपराध के प्रति भय की भावना उत्पन्न करना है, तो उसे दंड का आदर्श रूप माना जा सकता है। देश में स्थापित कारागार, खुली जेलें, सुधार गृह इसी आदर्श के रूप के साधन हैं। सामान्य कहते हैं कि आपराधिक न्याय की वह पद्धति दोष रहित होती है जो ना तो निरोधात्मक हो और ना ही सुधारात्मक हो, बल्कि इसमें दोनों की अच्छाइयां सम्मिलित हों। निरोध भी होना चाहिए और सुधार भी होना चाहिए। निरोध ऐसे कि दूसरों को सबब भी मिलना चाहिए कि यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, हमको ऐसा दंड मिल सकता है, और निरोध के साथ साथ उस व्यक्ति में सुधार भी हो, ये आवश्यक है। तो दोनों का समावेश होना चाहिए, निरोधात्मक का भी और सुधारात्मक का भी, तो समाज पर इसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अभी तो उसने क्राइम कर ही दिया है, और जब क्राइम कर ही दिया है तो सुधार के आधार पर हम उसको छोड़ नहीं सकते कि भाई गलती कर दी अब आगे नहीं करेंगे, तो गलती कर दी तो आगे नहीं करेंगे तो हम छोड़ते ही हैं। लेकिन जब वो अपराध की श्रेणी में गलती करता है तो उसको सामान्य रूप से नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि वो सजा को भुगत ना ले, या उसको आजीवन कारावास हुआ है और उसका व्यवहार नहीं बदला है तो वो आजीवन कारावास के रूप में वहां पे रहेगा। तो आदर्श क्या है, आइडियल थ्योरी ऑफ पनिशमेंट क्या हो गई कि अपराध की प्रकृति क्या है। आपको पता होगा एक सामान्य व्यक्ति, एक सभ्य व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति भी अपराध कर सकता है, और एक असभ्य व्यक्ति, आतंक अपराधी भी अपराध कर सकता है। मतलब ये हो गया प्रिवेंटिव थ्योरी हमारी जो है ना, और हमारी जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है हमेशा एक साथ काम करती है और आज भी काम कर रही है। तो अपराधी की प्रकृति, एक अच्छा व्यक्ति भी अपराध कर सकता है। मान लीजिए किसी अच्छे व्यक्ति पे कोई परिवार पे हमला कर दे, उसके परिवार की माँ बहन बेटी पे हमला कर दे, या उसके बच्चे पे हमला कर दे, या वो ऐसी कंडीशन में फंस जाए कि उसको खुद के बचने के लिए गोली चलानी ही पड़ेगी और सामने वाले किसी निर्दोष को मार दे, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन एक कब पता पड़ेगा, सामान्य रूप से तो पुलिस उसको उठा लेगी और उसके ऊपर जो भी उसने अपराध किया उसका चार्ज लगा देगी। उसको वर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा कि वो सिद्ध करे कि इसने किस परिस्थिति में किया है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपराध की प्रकृति जानना आवश्यक है, कि अपराध की प्रकृति क्या थी, क्यों अपराध किया गया, परिस्थितियां क्या रही घटना की, कि घटना हुई है ना। पता पड़ा कि व्यक्ति ने जानबूझ के किसी को उड़ा दिया, और पता पड़ा कि एक व्यक्ति की गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, उसको पता ही नहीं है ब्रेक फेल इसलिए किया ताकि उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, लेकिन वो तो बच गया, लेकिन 10 लोगों को उसने कुचल दिया। अब उसको सिद्ध करना पड़ेगा। जो अभी तक पढ़ा था उससे संबंधित क्वेश्चन है वो लिख लें। डिफाइन पनिशमेंट, क्रिटिकली एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, एक्सप्लेन एन आइडियल थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। दंड की परिभाषा दीजिए और दंड के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। दंड का आदर्श सिद्धांत बताइए। हमने पढ़ लिया है, इसमें मैंने आपको ये परिभाषाएं बताई थी, सदरलैंड की, वाल्टर रैकलेस की और प्रोफेसर सेटना की, और मनुस्मृति के अनुसार बताया था। फिर मैंने बताया कि दंड 6 प्रकार के हैं, जिसमें से एक रिपेल हो गया है। फिर मैंने बताया एक केस पंजाब राज्य बनाम मानसिंह का, ठीक है। फिर दंड के सिद्धांत बताए थे 4, डिटेरेंट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी और रिफॉर्मेटिव थ्योरी। फिर आइडियल थ्योरी ऑफ पनिशमेंट बताई थी मैंने। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ।